हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि ना काफ़ी टाइम से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। और ये सिर्फ टीजीटी मैथ्स के लिए नहीं है, ये बाकी सभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और डीएसएसबी कैसे नॉर्मलाइजेशन करती है उसे समझने के लिए एक्चुअल में आप हमेशा, मैंने जब भी बोला है किसी भी ऑफिशियल चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, किसी रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उसका जो सोल डॉक्यूमेंट और जो भी कैट ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट भी मानती है वो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर को मानती है। वो कहती है एडवर्टीजमेंट में जो भी लिखा है वही माना जाएगा और आप कोर्ट केस भी उसी के बेसिस पे लड़ते हैं दोस्तों। तो आपके एडवर्टीजमेंट में जो नॉलेज दी हुई है वही करेक्ट ऑथेंटिक नॉलेज है और डीएसएसबी उसी को फॉलो करता है। तो दोस्तों आपके सामने ले आए हैं ये डीएसएसबी का आपका नोटिफिकेशन है, जिसके तहत अभी रिसेंटली एग्जाम हुए और अब 2025 में फिर से एग्जाम होने हैं और सेम प्रोसेस वहाँ भी फॉलो होना है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, फिर 2025 एडवर्टीजमेंट के तहत इन्होंने अप्लाई करा है वो भी नॉर्मलाइजेशन को समझ लें, या फिर DSSB के कोई भी एग्जाम ऐसे दे रहे हैं जिसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बिल्कुल एडवर्टीजमेंट से ही चलेंगे और एडवर्टीजमेंट में अगर आप जाएंगे सेक्शन 6 पर, देखिए ये आप लोगों की वैकेंसी है, शुरू में मैथ्स की वैकेंसी है जो 540 मेल्स की है, 568 फीमेल की है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार डीएसएसबी ने मिक्स एग्ज़ाम लिया है। कहने का मतलब है जिन 10 शिफ्ट में टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है उन 10 शिफ्ट में लड़के लड़की सभी आए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 5 शिफ्ट लड़कों की है 5 लड़कियों की, ऐसा नहीं है। इन 10 शिफ्ट में लड़के लड़की हर शिफ्ट में थे, तो स्कोर जो है मतलब सेम टफ पेपर अगर कोई भी है, मान लो हम कह रहे हैं 14 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर टफ है, तो उसमें लड़के भी बैठे हैं लड़के भी बैठे हैं, तो उसी हिसाब से जो शिफ्ट वाइज स्कोर है वो वेरी करेगा और फिर आप अपनी जेंडर वाइज मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका स्कोर जो है दोस्तों वो तय होने वाला है। आप अपने एडवर्टीजमेंट के अगर सेक्शन 6 में जाएंगे ना, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको डीएसएसबी की वेबसाइट पे आज भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया 2024 की, क्योंकि वैकेंसी है, तो मेरा ऐसा मानना है अपने एडवर्टीजमेंट को हमेशा संभाल के रखें जिस भी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको ना कई बार इसे रेफर करना पड़ता है। तो इसका जो सेक्शन 6 है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 6 में बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किन सिचुएशन में होगा और कब बोर्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो ये देखिए स्कीम है एग्ज़ाम की, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है और ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन 6 सेक्शन में अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप लोगों ने भी दिया है उसमें क्या होंगे, विल बी नॉर्मलाइज्ड करे ही जाएंगे इफ़ रिक्वायर्ड। इफ़ रिक्वायर्ड देखो कब है, जब उन्होंने बोला मल्टीपल शिफ्ट्स हैं, है ना, मल्टीपल शिफ्ट नहीं है तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं नॉर्मलाइजेशन की अगर एक ही शिफ्ट में हो जा रहा है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय डीएसएसबी, DSSB ने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है नोटिस नंबर 10 में। इस नोटिस को आपको लेना है और इन्होंने क्या करा है, हर बार एनेक्जर की तरह इसे अटैच भी करते हैं। तो 11/7/2018 को ये निकाला गया था जब से ऑनलाइन एग्जाम पे शिफ्ट हुआ डीएसएसबी, उससे पहले हार्ड कॉपी में होते थे पेपर, अगर आपको याद हो तो पेन पेपर टेस्ट में ही एग्जाम कराती थी डीएसएसबी। 2018 के बाद से ऑनलाइन मोड में है, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ऐसा स्कोर। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने अपने एनेक्जर 3 में दिया हुआ है, तो एक बार एनेक्जर 3 को देख लेते हैं, एनेक्जर 3 में फॉर्मूला क्या समझा रहा है और फिर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स कैसे वेरी होते हैं। और इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानना इस फॉर्मूले में ज़रूरी है। ये देखिए एनेक्जर 1 है जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की, अब तो एज रिलैक्सेशन दे नहीं रहे। एनेक्जर 2 में बात की है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, और एनेक्जर 3 देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला। देखिए 11/7 को इन्होंने 2018 को क्या निकाला, ये नोटिस निकाला डीएसएसबी ने। नोटिस क्या कहता है, एज मेंशन इन द पब्लिक नोटिस, है ना, इस नोटिस में 31/5/2018 का रिगार्डिंग पार्शली शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब 2018 मतलब मई के महीने में 31 मई को उन्होंने तय किया कि हम पार्शली शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन एग्जाम। अब तो फुल्ली शिफ्ट हो गए हैं लगभग, पार्शली इसलिए कहते थे कि जहाँ बड़ी शिफ्ट होती थी वहीं ऑफलाइन लेते थे। इन केस ऑफ एन एग्जाम बीइंग हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट विल बी डन टू अकाउंट फॉर वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए जो वेरिएशन है ना उसको करते हुए इन्होंने ये फॉर्मूला तैयार किया। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, स्कोर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन द डेविएशन मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डेविएशन मेथड। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर ये कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ नहीं होता। क्या करते हैं, रॉ स्कोर में से आपका एवरेज माइनस करते हैं, है ना, ये मीन स्कोर माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं। एन कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है। तो यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं बताता, एक तरीके से क्या है, ये पॉजिटिव लेता है स्कोर डेविएशन को। मान लीजिए मतलब अगर मैं एक नॉर्मल लाइन पे स्कोर मानूँ और ये मेरा एवरेज मानूँ मैं, तो क्या होता है, स्कोर इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं लाई कर रहे होंगे ना, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, तो इसको हम बेस मानते हैं और हम ये देखते हैं कि ये स्कोर इससे कितना दूर है, ये स्कोर इससे कितना दूर है, ये स्कोर कितना दूर है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं हम।
है ना। इन सारे स्कोर क्या करते हैं, इन सारे डिस्टेंसेस को, जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये मान लो एक वन कैंडिडेट का स्कोर है, ये कैंडिडेट 1 का स्कोर है, 2 का स्कोर है, 3 का स्कोर है, 4 का स्कोर है। ये जो गैप आ रहा है ना एवरेज से, पूरी शिफ्ट का एवरेज जो है उसके बीच, मतलब ये पूरी शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया हमने, पूरी शिफ्ट यहाँ लाई कर रही है, इन सबके स्कोर थोड़ा दूर लाई कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इस डिफरेंस को सब निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, सारे डिफरेंसेस को, मतलब ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, इसे जोड़ के इक्वली बांट देते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत ही माइनर हो जाता है, इतना कम डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये एवरेज लेते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सिग्मा भी होता है ना, तो मतलब इन सारे डिस्टेंसेस का जो सम है उसे पूरी पॉपुलेशन में बांट दो। तो कहने का मतलब ऑन एन एवरेज, है ना, औसतन, कि सबका स्कोर कितना कितना डेविएट कर रहा है, मतलब एवरेज स्कोर से औसतन डेविएशन कितना है वो समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डेविएशन के बेस पर इस स्कोर को करते हैं। तो औसत देखा जाएगा कितना औसतन स्कोर दाएं बाएं जा रहा है, इस फॉर्मूला को समझते हैं। एक्सएन कहने का मतलब है नॉर्मलाइज स्कोर फॉर कैंडिडेट। मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर क्या बनेगा दोस्तों, तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर देखिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है, S2, S1, एक्स एवरेज और वाई एवरेज। अब इन टर्म्स को समझते हैं। कई लोग ये कहते हैं ना कि अरे आपके मार्क्स बढ़ने ही हैं, कम ही होने हैं ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे तय होता है चीज़। तो S2, S1, एक्स है ना, एक्स ए वी क्या है और वाई ए वी क्या है, एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज अ बेस नॉर्मलाइजेशन। तो पहले आपको एक बेस तय करना पड़ेगा। बेस कौन सा है, वो वाली शिफ्ट जिसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर आया है। कहने का मतलब पहले सारी शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा और उसमें से जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर हाईएस्ट आ रहा होगा वो आपकी बेस बनेगी नॉर्मलाइजेशन का, मतलब उसके बेसिस पर सबका स्कोर नॉर्मलाइज होगा। कहने का मतलब है अगर शिफ्ट 1, 2 और 3 है और मान लीजिए 3 शिफ्ट का जो स्कोर है वो हाईएस्ट है, तो 1 और 2 के स्कोर को भी 3 के बेसिस पर नॉर्मलाइज किया जाएगा। कहने का मतलब है इसको मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए ईजीएस्ट शिफ्ट। देखिए ईजीएस्ट शिफ्ट कह देना बहुत आसान होता है, पर ये भी होता है कि कई बार कैंडिडेट्स बहुत आउटशाइन परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो हो सकता है कि उस शिफ्ट में ही बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया हो, उस वजह से उस शिफ्ट का एवरेज जो है वो हाईएस्ट आ रहा है, और फिर हम ये मानते हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म करा तो इजी होगा, ये अजम्पशन होती है। तो यहाँ वो देखिए क्या कह रहे हैं, इजी वर्ड तो कहीं यूज़ नहीं कर रहे, वो कहीं नहीं कह रहे कि इजी शिफ्ट होगी, वो सीधा कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन S2 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस शिफ्ट का जिसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर आ रहा है, और उसे बेस लेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। और ये वाई एवरेज जो है ना, एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट एवरेज टेकन एज बेस नॉर्मलाइजेशन। तो ये S2 और वाई एवरेज ना कहाँ से आ रहा है, वाई एवरेज उन्हीं का है, उसी ग्रुप का है जिसका मीन जो है ना हाईएस्ट आया है, जिसका मतलब मीन स्कोर हाईएस्ट स्कोर आया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी का लेना है, तो उसके हिसाब से स्केल अप कर रहे हैं। S1 क्या है, खुद की शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहा हूँ, और एक्स ए वी क्या है, एवरेज मेरी ही शिफ्ट का जब मैं अपना रॉ स्कोर निकाल रहा हूँ, और एक्स क्या जो मेरा एक्चुअल स्कोर है जो मैंने लिया है। तो ये फॉर्मूला वहाँ से बना है। तो S2 अपॉन S1 मैंने का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हाईएस्ट स्कोर वाली जो शिफ्ट थी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड करेंगे खुद की शिफ्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो देखिए जब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पता उसका ज़्यादा हो तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ज़्यादा वैल्यू आएगी, बड़ी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है कुछ % आपका स्कोर तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। सो x माइनस एक्स एवरेज मतलब खुद के स्कोर में से आप अपनी शिफ्ट का एवरेज माइनस करेंगे। मान लो मैं बिलो लाया हूँ और मेरी शिफ्ट का एवरेज जो ज़्यादा रहा तो मेरी यहाँ नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और वाई एवरेज में से नेगेटिव वैल्यू माइनस होगी। तो कहने का मतलब है उस शिफ्ट के कंपैरेटिवली मैंने कम परफॉर्म करा है, जो हाईएस्ट वाली है ना मैं उससे भी नीचे परफॉर्म कर रहा हूँ, ये भी समझिए आप, है ना। तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो वाई एवरेज में कम होगा, मतलब उस शिफ्ट का जिसको हाईएस्ट माना जा रहा है मैं उनसे भी बेकार परफॉर्म करके आया हूँ, ऐसा भी मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी समझ आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले में दोबारा से एक बार देख लेते हैं। S2 क्या है और वाई एवरेज उस शिफ्ट की बात हो रही है, ये उस शिफ्ट का मीन है और ये उसी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मेंस लाए हैं। S1 क्या है, मेरी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स एवरेज क्या है, मेरी ही शिफ्ट का एवरेज स्कोर, और एक्स क्या है, मेरा रॉ स्कोर, और एक्सएन क्या है, मेरा नया नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ फॉर्मूला है S2 अपॉन S1 इंटू एक्स माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। ये फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वही सब, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, अगर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरा रॉ स्कोर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, मेरी शिफ्ट का एवरेज है ना, मेरी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, हाईएस्ट वाली जो टॉपर जिसको आप इजी बोलते हैं बट ये इजी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसका मीन सबसे ज़्यादा है उसका मीन और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये फॉर्मूला आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, है ना। हाईएस्ट एवरेज जो है ना उसको ले रहे हैं। तो बेस शिफ्ट क्या है, टिपिकली बेस शिफ्ट दोस्तों क्या होगी अपनी,
बेस शिफ्ट वो हो गई है, बेस शिफ्ट इज टिपिकली क्या बोल रहे हैं, इज द वन विद द हाईएस्ट एवरेज रॉ स्कोर अमंग ऑल द शिफ्ट अनलेस स्पेशल एक्सेप्शन अप्लाइज। ठीक है ना, कौन सी हाईएस्ट एवरेज जिसका है ना, रॉ स्कोर का जिसका हाईएस्ट आ रहा है एवरेज, वो वाली शिफ्ट को जो है हमने यहाँ पर बेस माना है, उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन होगी। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल माना है बिल्कुल। ठीक है, शिफ्ट ए बी सी 3 शिफ्ट मान ली है, नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी में 1000 आए, किसी में 1200, किसी में 1100 आए। ये मीन रॉ स्कोर है ना, एक्स एवरेज, ये एवरेज है हर शिफ्ट का। ठीक है, शिफ्ट 1 का देखिए 60 आया, शिफ्ट 2 का कितना है 65 और शिफ्ट 3 का कितना है 68। तो ये वाली है ना जिसने हाईएस्ट परफॉर्म किया है, तो ये आपका होगा बेस। कहने का मतलब इन सब के स्कोर को इसके हिसाब से मोल्ड किया जाएगा, इसके हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाएगा 68 वाले के लिए। तो शिफ्ट सी देखिए अपनी क्या हो गई है, शिफ्ट सी यहाँ पे हमें साफ दिख रही है, उसका हाईएस्ट मीन है 68 है ना। सो वी विल क्या करेंगे, हम सी को बेस शिफ्ट मानेंगे। तो बेस शिफ्ट मानने का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका बन जाएगा वाई एवरेज, यहाँ से आपको मिल गया वाई एवरेज, और ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 2। अब मान लो मैं ए या बी में से किसी एक शिफ्ट में पेपर दे के आया हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं शिफ्ट ए में पेपर दे के आया ना, मैंने शिफ्ट ए में पेपर दिया है। अब मेरा देखिए रॉ स्कोर कैसे चेंज होता है। तो अगर मैं शिफ्ट ए में पेपर दे के आया हूँ, ये तो मैंने मान लिए क्योंकि ये थर्ड शिफ्ट के मीन है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। शिफ्ट ए में पेपर दे के आया हूँ और मेरे नंबर आ रहे हैं 70, ये मेरा रॉ स्कोर बन रहा है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा शिफ्ट ए में मेरा एवरेज स्कोर मेरी शिफ्ट का 60 था और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी शिफ्ट का क्या था 10। अब फॉर्मूले में रख के देखिए, है ना, फॉर्मूले में जैसे ही आप इसे रखेंगे, देखिए कैसे फॉर्मूला बदल रहा है ना। तो फॉर्मूला देखिए क्या कर रहा है, एक्स एन मतलब मेरा न्यू नॉर्मलाइज स्कोर क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पहली वाली शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट मतलब वो वाली जो उसने टॉप परफॉर्म किया है ना, उसको डिवाइड करूंगा मैं अपनी शिफ्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन से, और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने रॉ स्कोर में से एवरेज माइनस करते हुए अपनी शिफ्ट का, और इसमें एवरेज प्लस कर दूंगा जो टॉपर वाली रेंज है। तो उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से तो मेरा ऊपर जाना तय है, क्योंकि मेरा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है इसकी वजह से। मान लो अगर ये मैं अपनी ही मतलब शिफ्ट के से बुरा परफॉर्म करता, मान लो मेरा 50 हो जाता दोस्तों, तो नेगेटिव में आता आंसर, नेगेटिव में वैल्यू आता है, इसका मतलब मैं वो जो टॉपर शिफ्ट है उससे भी बेकार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं उनके कंपैरिजन में और नीचे चला जाऊँगा। तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब हमेशा ये नहीं कि मार्क्स बढ़ के ही आएंगे दोस्तों, इट डिपेंड्स कि आपकी शिफ्ट की एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, जो हाईएस्ट लाई है उसकी एवरेज क्या है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई भी यूट्यूब वाला या कोई भी बंदा खड़े होकर ये नहीं बता सकता भाई तुम्हारे कितने बढ़ने और उसके कितने बढ़ने हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ डेटा, जो आज की डेट में किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट DSSB, उनके पास रॉ डेटा है, दैट्स कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो उसके बेसिस पर आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं दोस्तों। अब कई दोस्तों को हमारे कन्फ्यूजन थी कि क्या पहले नॉर्मलाइज होगा और बाद में हमें सेलेक्ट करेंगे, या पहले 40 जो सेक्शन बी वाला है ना, पार्ट बी में आपको लग रहा है कि मेरे 40 नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि पहले वो देखेंगे जिनके 40 बन रहे हैं उनका स्कोर नॉर्मलाइज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो पहले सबके स्कोर को नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज करना पहला टास्क है। अगर आप पैरा 6 भी पढ़ेंगे ना अपने एडवर्टीजमेंट का, तो कहते हैं पहले स्कोर नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद इंडिविजुअल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन पहले होना है और फिर देखना है कौन 40 टच कर रहा है, कौन 40 टच नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों का पूछना ये था कि कंबाइंड स्कोर पे लागू होता है, नहीं, ये कंबाइंड स्कोर पे लागू नहीं होता। DSSB अपने पेपर को सेट ए, ये भी मैं कहूँ कि जो उनका ए पार्ट है और बी पार्ट है, इन दोनों को अलग पेपर की तरह देखती है। तो ये भी हो सकता है एक शिफ्ट का पेपर टफ ए जो है वो किसी एक शिफ्ट में 10 में से बड़ा टिपिकल आ गया हो, टफ आ गया हो, और बी उनका बड़ा हल्का आ गया हो, तो ए की अलग से बनेगा नॉर्मलाइज स्कोर, बी का अलग से नॉर्मलाइज बनेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा सेट ए जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी मैथ्स की वीडियोस में ये बात बताने की कोशिश की थी और आई टोल्ड यू बहुत कैटेगोरिकली कि जब मैंने TGT मैथ्स का एग्जाम दिया था दोस्तों, उस टाइम क्या हुआ था कि हम पहली शिफ्ट थे, पहला पेपर दे रहे थे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पेपर में पहले टाइम दे देता हूँ बहुत, तो मैंने क्या करा था, जो मेरा सेट ए था पेपर ए, मैंने उसमें बहुत टाइम दिया, मैंने उसमें आराम तसल्ली सॉल्व करा। मुझे नहीं पता था पार्ट बी कैसा आने वाला, मैंने पार्ट बी खोला तक नहीं था जब मेरा एग्जाम दे रहा था। तो पार्ट ए में मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया, तो लगभग मेरे जितना स्कोर था उसके ऊपर मेरा स्कोर गया था, 72 या 73 स्कोर बन गया था मेरा, जबकि मेरे 65 या 66 के आसपास ठीक थे। तो कहने का मतलब क्या रहा कि मेरा शिफ्ट ए का मतलब मेरा जो पहला पेपर था ना पार्ट ए, उसमें स्कोर बढ़ा, नॉर्मलाइजेशन में मेरा स्कोर बढ़ा। उसे बढ़ने का रीज़न देखो, कई रीज़न हो सकते हैं। मेरी शिफ्ट का एवरेज कम रहा होगा। अब मेरी शिफ्ट का एवरेज कम क्यों रहा, मेरी शिफ्ट में कई लोगों को लगा कि मैथ्स का पेपर आगे सॉल्व करने वाला कंटेंट ज़्यादा, तो लोगों ने पार्ट ए में अटेम्प्ट कम किए,
ठीक है, एक्यूरेसी कम रही तो अब अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एवरेज स्कोर भी तो शिफ्ट का पूरा कम हो जाएगा। अब मैं एवरेज स्कोर से क्या पता मेरा अपनी शिफ्ट के एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर रहा हो, क्यों रहा हो, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा किए, मेरे मार्क्स उसमें ज़्यादा आ गए। पर दिखने में क्योंकि उसका स्कोर नीचे है तो ऐसा लगेगा कि लोगों को टफ लगा पेपर, क्योंकि एवरेज पूरी शिफ्ट का कम है। पर शिफ्ट ने पहले पेपर खत्म क्यों करा, क्योंकि पार्ट बी सॉल्वेबल लग रहा था। पर अब कंपेयर करो बाद वाली शिफ्ट, जिन्हें पता था कि पेपर में बी में सॉल्व करने वाला है ही नहीं, थ्योरम आ रही है, तो फिर बाद वाली शिफ्ट ने पेपर में बहुत टाइम दिया, उन्होंने अच्छे से पेपर ए सॉल्व करा कि उन्हें लगा मेरिट उसी से बनेगी, पार्ट बी में तो क्वालिफाई करना है बस। तो इसी तरीके से पार्ट ए में बाद वाली शिफ्ट में स्कोर ज़्यादा रहा, हमारी शिफ्ट का कम था, तो इसलिए हमारी शिफ्ट का स्कोर बढ़ गया दोस्तों। हमें पार्ट ए में स्कोर, हमारी शिफ्ट में स्कोर बढ़े लोगों के। पर रही पार्ट बी, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो पार्ट बी में भी अलग से ही क्या होगा, पहले सबका एवरेज निकाला जाएगा, 10 की 10 शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा, हाईएस्ट एवरेज वाली के हिसाब से सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो आपकी इन 10 में से कोई एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया होगा, उसकी एवरेज जो है वो बेस माना जाएगा फॉर कैलकुलेशन। तो जो वो है आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से जिन्होंने हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया है वो आपके S2 और Y एवरेज बनेगी वो वाली शिफ्ट, और उसके हिसाब से बाकी शिफ्ट का स्कोर जो है वो स्केल अप करा जाएगा। अब स्केल, वो तो स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो अपनी शिफ्ट में आप बुरा परफॉर्म करके आए हैं तो आपका स्केल डाउन हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। मान लो यहाँ 70 तो मैं अपनी जो है पूरी शिफ्ट के एवरेज से ऊपर लेके आया हूँ, मान लो इस 70 की जगह मैं 50 लाता, तो मैं तो अपनी शिफ्ट के एवरेज से भी बुरा कर रहा हूँ, तो मेरे तो ऑब्वियसली घट जाएगा ना नंबर, मेरे मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब बट इतने भी कम नहीं होंगे, उस शिफ्ट के पास तो कुछ तो पहुँचेंगे, मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। तो दोस्तों ये इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है, जो रॉ डेटा पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रॉ स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूट्यूब पे कोई आपको बता रहा है कि मैं बताऊंगा आपका स्कोर कैसे, आप मुझे अपना स्कोर दीजिए, तो बिल्कुल देखिए गलत है। आप आज की डेट में किसी को मार्क्स बता दीजिए, कोई भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बता सकता, सिर्फ DSSB के अलावा। तो आप वेट करिए रिजल्ट क्या आता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आपने पेपर दे दिया है, बेहतरीन पेपर दे दिया है, अच्छी तैयारी करिए। बाकी और एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्स लाइंड अप। आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है दोस्तों, है ना। KVS NVS ने वैकेंसीज निकाल दी हैं, जिसके बारे में हमने आपसे बात भी की थी, हमने वीडियो बनाई भी है। KVS NVS की वैकेंसी है। 2025 का DSSB का अपना खुद का एडवर्टीजमेंट है, जिसके लिए आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है टीचिंग जॉब्स नहीं है, टीचिंग जॉब्स बहुत आ रही हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है लग के तैयारी करने की, और आपकी कोई भी तैयारी वेस्ट नहीं जाती। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। जहाँ तक बात रही NVS और KVS को लेकर और DSSB की तैयारी को लेकर, अभी हम काम कर रहे हैं कॉमन सिलेबस कर्ल आउट करने का TGT साइंस के लिए, कि क्या कॉमन सिलेबस अपना बैठेगा, है ना। और उसके हिसाब से थोड़ा हम तैयारी कराने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जैसा कि हमने पहले भी किया था। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि KVS और NVS को लेकर ना, एलिजिबिलिटी को लेकर बड़े डाउट्स हैं। जो भी आपके डाउट हैं डिटेल में 2 जगह पर डालिए, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालिए, और टेलीग्राम से बेहतर होगा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालिए प्लीज़। हम नेक्स्ट 5 दिन वेट करेंगे। आप जितनी क्वेरीज हैं अपनी बिल्ड करिए यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। 5 दिन के बाद हम स्क्रीनशॉट वाइज आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर डिस्कशन मोड में KVS NVS में आपके एलिजिबिलिटी को लेकर बिल्कुल बात करेंगे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। 5 दिन इसलिए रहे क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो दिसंबर में है। तो जल्द से जल्द अपनी क्वेरीज प्लीज़ रेज करना शुरू करिए, ताकि हम आपकी क्वेरीज एज मच एज डिस्कस कर सकें ऑन अ यूट्यूब वीडियो, ताकि इससे बाकी लोगों को भी क्लैरिटी आए। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, हो गया एग्जाम, हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, बढ़िया ही करेगा DSSB, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। उन्हें भी कैंडिडेट चाहिए, उन्हें सीटें खाली भेजने का शौक नहीं है। ठीक है, तो चिंता ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस बंकर्स इज ऑलवेज विद यू एंड डू प्रिपेयर वेल। NVS KVS भी अब मार्केट में आ चुका है।